देखते हैं आज 16 जुलाई की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जरूरत के मुताबिक रोजगार के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे नौजवान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेनाओं को 300 करोड़ तक की खरीद का अधिकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के लिए रोल मॉडल बनेगा उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। कांग्रेस और सचिन पायलट में शह मात का आखिरी दौर चल रहा है। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से एक रिपोर्ट। वाराणसी में संतों ने नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली द्वारा अयोध्या राम मंदिर पर दिए गए विवादित बयान को लेकर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा श्री राम जी और अयोध्या पर दिए गए बयान कि राम जी नेपाली थे और अयोध्या यहाँ नहीं नेपाल में है के बाद से संतों में नेपाल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर कैलाशपुरी मठ में संतों द्वारा ओली की बुद्धि शुद्धि के लिए संतों ने भगवान से प्रार्थना करते हुए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। बाइक महामंडेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज कैलाश पीठाधीश्वर न्यास वेदांताचार्य। जी स्वामी जी, आज आप लोग ने क्या किया है और क्यों किया है ये? हम लोगों ने माननीय नेपाल नरेश के.पी. शर्मा ओली, खड़ प्रसाद शर्मा जी ओली, उनकी बुद्धि के शुद्धि के लिए हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि महायज्ञ किया। ये व्यक्ति शुरू से ही विवादित बयान देने के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने जब से नेपाल में ये आए और माओवादी की सरकार लेकर आए, उसके पहले भी राष्ट्र विरोधी काम इनका शुरू हुआ है। इन्होंने जब जैसे ही सत्ता संभाली वहाँ, वैसे इन्होंने भारत के विरोध में इन्होंने ठान लिया कि हमको भारत से विरोध करना है और भारत से के विरुद्ध में ही ये सरकार में आए। लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना, 300 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को विवादित बता देना, और आज इन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया, बेतुका बयान दिया, जो आज तक दुनिया में कोई जानता ही नहीं। इन्होंने कह दिया कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन, जो वाल्मीकि रामायण प्रमाण है, अनेक शास्त्र प्रमाण, अध्यात्म रामायण प्रमाण है, हमारे अनेक शास्त्र प्रमाण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की राजधानी अयोध्या थी। वो सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके पिता श्री अज, उनके पिता श्री रघु, दिलीप, उनके पिता, इस प्रकार की परंपरा है। तो अज के पुत्र जो दशरथ हैं, दशरथ पुत्र श्री राम जी हैं, उनकी राजधानी अयोध्या है। ये कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि श्री राम जी नेपाल के थे, नेपाली थे। अब बताओ, नेपाल में थे, कोई प्रमाण भी है उनके पास? कोई शास्त्र प्रमाण है? क्या ये घोर नास्तिक नहीं है? यदि घोर नास्तिक हैं तो ऐसे नास्तिक लोगों को धर्म पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ठीक शुद्धि हो जाए, जल्दी से हो जाए। ए तदर्थ हम लोगों ने आज यहाँ पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। भगवान विश्वनाथ से कामना करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी बुद्धि शुद्ध हो। और ये समस्त जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, इन्होंने न केवल नेपाल वासियों के भक्तों का आत्मा आहत किया, बल्कि संपूर्ण भारत के वासी भक्तों के आत्मा को आहत किया है, ठेस पहुंचाया है। इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और हुई है, शुरू हो गई कार्रवाई। और इस व्यक्ति को शीघ्र ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ये व्यक्ति उस राष्ट्राध्यक्ष बनने का काबिल नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। ये ऐसी बातें जो बिल्कुल अनर्गल बातें हैं, इनको कभी नहीं बोलना चाहिए। हम भगवान से कामना करते हैं इनकी बुद्धि शुद्ध हो। स्वामी जी, भारत और नेपाल पे क्या असर पड़ेगा संबंध पे? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आज ये व्यक्ति ने विगत 1 महीना 2 महीना पहले से ऐसा आक्रोश पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि इतिहास रहा है। मैं जो जिस आश्रम में अभी हम लोग परिसर में खड़े हैं, ये परिसर नेपाल नरेश का बनाया हुआ है। और भारत में अनेक मंदिर है जिसको नेपाल नरेश ने बनाया है। भारत नेपाल कभी अलग नहीं हुआ, 2 दिख रहा है, लेकिन इनकी आत्मा एक है। यहाँ के हर प्रजा एक दूसरे से मिली हुई है। आपको बता दें, माता जानकी का जनकपुर नेपाल में है, कोई नहीं काटता इसको, लेकिन कभी ये सब एक ही था। जनकपुर अलग नहीं था, नेपाल कभी अलग नहीं था। अभी अलग अलग सेवा के लिए, विकास के लिए बना हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु विवाद नहीं करना चाहिए। भारत नेपाल के सीमा में कोई आज तक ये किसी को वीज़ा नहीं लगता है। दिन रात जाते हैं, आते हैं, खुला रहता है सब कुछ, सब प्रेम से रहते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का। स्वामी जी, कब भी तब भी बना होगा ये नेपाल नरेश के द्वारा ये आश्रम? ये
ये सन 1886 का रिकॉर्ड है मेरे पास। तो 1886 में जब यहाँ पर स्वामी कैलाश पर्वत जी महाराज थे, उनकी सेवा में, उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने बनाया था। यहाँ पर वाराणसी में नेपाली खपड़ा है, वहाँ नेपाली मंदिर है, ठीक काठमांडू की शक्ल का एक मंदिर बहुत सुंदर यहाँ पर है। और यहाँ हजारों नेपाली विद्यार्थी आज भी रहते हैं और हजारों संस्कृत के अध्यापक यहाँ रहते हैं। हमने कभी उनमें भेद नहीं रखा है। संगीत विभाग में, हर विभाग में यहाँ पर टीचर हैं। आपको बता दें, नेपाल की आधी आबादी भारत में रहती है। ये आप आश्चर्य की बात न समझिए, बिल्कुल मैं यथार्थ कह रहा हूँ। और भारत से उनकी आजीविका चलती है, इसीलिए कभी ये सब विरोध करना ठीक नहीं है। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब एक हैं, सब आदरणीय हैं हमारे लिए। लेकिन इस श्रीमान को बदलना होगा, इनकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आज हमने महायज्ञ किया था। आइए देखते खान रईस अहमद की एक रिपोर्ट। लखनऊ, सीएम योगी परिवहन निगम के बस अड्डों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित है कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ के अवध बस स्टेशन, सीतापुर के नैमिषारण्य, चित्रकूट बस्ती, गोंडा और बुलंदशहर समेत 6 बस अड्डों का होगा लोकार्पण। कन्नौज, जालौन, मुरादाबाद, औरैया, एटा, जौनपुर और कौशाम्बी समेत 7 बस अड्डे की परियोजनाओं का आज शिलान्यास करेंगे सीएम। एहतेशाम अहमद की गोरखपुर से एक रिपोर्ट। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में नाले का गंदा पानी भर गया है। आइए देखते हैं कानपुर से सौरभ सिंह की एक रिपोर्ट। कानपुर अपहरण मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर दबाव में दिलवाया बयान। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर दिनेश यादव पर पीड़ित परिवार ने दबाव बनाने का लगाया आरोप। अपहरण हुए युवक की बहन पर दबाव बनाकर बदलवाया बयान। पीड़िता को भाई को जल्द लाने और अपहरणकर्ताओं का दिखाया भय। पीड़ित मां और बहन ने पुलिस पर लापरवाही और गुमराह करने का लगाया आरोप। 23 दिन पूर्व बर्रा 5 निवासी युवक का हुआ था अपहरण। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 5 इलाके की घटना। जिसके बाद आपने हम लोग से बात की थी और बताया था कि 30 लाख रुपए का बैग आप लोगों ने फेंका था। उसके बाद आज आपका एक बयान आया कि उस बैग में कोई पैसे नहीं थे। ये क्या चीज़ है? जी सर, मेरे घर वो आए थे क्राइम ब्रांच वाले सर, क्या नाम है, दिनेश यादव। तो उन्होंने कहा कि रुचि, आपके भाई की जान को खतरा हो सकता है, अगर आपने ये बयान दे दिया वो खिसिया जाएगा, वो आपके भाई को कुछ कर देगा, तब क्या करोगी? आपको आपका भाई चाहिए कि ये सब मीडियाबाजी कर रही हो और ये सब वायरल हो रहा है। वो खिसिया गया, तो इस वजह से मैंने बोल दिया कि हाँ सर मैं बोल दूंगी। तब उन्होंने मेरा वीडियो बना लिया और सब जगह वायरल कर लिया। उनके दबाव में आके मैंने ये सब बोला। पहले आपने क्या बुलवाया था आपसे उन्होंने ये कहा कि आप ये कह दीजिए कि उसमें कुछ नहीं था। अच्छा, तो क्या उन्होंने आपको क्या समझाया था पूरा? उन्होंने पहले हमको ये समझाइए कि आप ये कहिए कि उसमें पैसा नहीं था और नहीं तो आपके भाई की जान को खतरा हो जाएगा, वो आपके भाई के साथ कुछ भी कर सकता है, आपको आपका भाई सुरक्षित चाहिए ना। तो मैंने कहा हाँ मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते ठीक है, तो फिर ऐसा ही बोलना। अच्छा ये बताइए, आप सच बताइएगा आप कि क्या उस बैग में पैसे थे या नहीं थे? जी थे। जिस दिन मेरा भाई आ जाएगा उस दिन मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी कि मैंने कैसे पैसा अरेंज किया, क्या किया। पहला मुद्दा ये है कि मुझे मेरा भाई चाहिए। अच्छा, कौन ये बैग लेकर गया हुआ था वहाँ पर? पापा जी मेरे। अच्छा, और पापा जी के साथ कौन कौन था? पापा जी थे और बुआ टीम थी सारी, और पुलिस टीम थी, और बुआ जी के लड़के थे, और चाचा जी वो पापा जी के दोस्त थे जो एक बाइक से थे, बुलेट से। उन लोगों का हटना हुआ। जैसे ही वो लोग आए उनके फ़ोन आ गया था, मैं अंकल के नातिन की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो हट गए। उतनी देर में इन लोगों ने सारा काम करा दिया, पैसे भी चले गए, वो पकड़ा भी नहीं गया। अच्छा, पुलिस टीम में कौन कौन था क्या मालूम है आपको? जी, रंजीत राय सर थे और टीम थी, क्राइम वाली टीम थी, कप्तान की टीम कोई लगी थी, 15 लोग बताए जाते हैं। अब कितने लगे थे मुझे नहीं पता। क्या लगता है कि पुलिस आपके इस पूरे मामले को ढीला ढाला डाल रही है कि शाम को मेरी कप्तान सर से बात पहले तो ढीला डालती रही, लेकिन कल तक तो वो ढीला डालती रही, लेकिन कल मेरी कप्तान सर से बात हुई थी। उन्होंने मुझे दिलासा दिलाया है कि 4 दिन में मैं तुम्हारा भाई ला के दूँगी। जब वो बैग वाला पैसा गया, आज वो मैडम बोल रही है मुझसे कि उस लड़की का नहीं ठीक है। मैंने चिप की बात कह दी थी कि उसे चिप डलवा दीजिए, तो बोल रही दिमाग की संतुलन नहीं ठीक है उसका।
जी अकेले थी मैं रूम में। मुझसे पूछ रहे थे कैसा क्या तुम्हारा भाई क्या करता था क्या नहीं करता था, ये सब पूछा। और उस समय मेरे पापा जी भी नहीं थे, मम्मी जी बाहर थोड़ा काम से गई थी, मैं अकेले थी। आइए देखते हैं फैजाबाद अयोध्या से बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। अयोध्या बीएसएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल के शर्मा राम जन्मभूमि के सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे। आरजेबी सलाहकार ने सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि के सभी सुरक्षा पॉइंट्स का निरीक्षण किया। 1 घंटे परिसर में घूमने के बाद उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात की। राजस्थान कैडर के आईपीएस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल के शर्मा को राम जन्मभूमि परिसर का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। बीएसएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल के शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल तक सुरक्षा इंचार्ज थे। इससे पहले वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुरक्षा प्रमुख रह चुके हैं। करीब 1 घंटे तक गहनता से राम जन्मभूमि के सभी सुरक्षा पॉइंट्स का निरीक्षण करने के बाद श्री राम मंदिर निर्माण कार्यशाला पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए रखे गए तरह से गए पत्थरों की सफाई के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और आईजी मौजूद रहे। आरजेबी सुरक्षा सलाहकार राम जन्मभूमि के सुरक्षा पॉइंट्स का निरीक्षण करने के बाद कारसेवकपुरम पहुंचकर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से मुलाकात की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि ट्रस्ट के सदस्य व डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के अनुरोध पर आरजेबी सुरक्षा सलाहकार अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने मंदिर निर्माण के दौरान और निर्माण पूरा होने के बाद पूरे 70 एकड़ परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह निरीक्षण किया है। वहीं यह चर्चा है कि 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बाइक चंपत राय, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल के शर्मा, राजस्थान कैडर के आईपीएस, अटल जी की सुरक्षा के प्रमुख रहे, मोदी जी की सुरक्षा के 6 साल तक इंचार्ज रहे। इन्हें नृपेंद्र मिश्रा जी, जो हमारी डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप संपूर्ण 70 एकड़ जमीन परिसर की सिक्योरिटी पर स्टडी करिए। आज की व्यवस्था, मंदिर जब बन रहा होगा तब क्या करें, जब मंदिर बन जाएगा 70 एकड़ का डेवलपमेंट हो जाएगा तब क्या हो। तो इसका टोटल विचार करने के लिए उनको यहाँ भेजा। परिसर देखकर आए, लगभग 1 घंटा परिसर में घूमते रहे। वो अकेले घूमते रहे, लोकल एसएसपी आईजी के साथ। शायद उन्होंने चाहा होगा कि चंपत राय से मिला जाए, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से मिला जाए, तो फिर वो कारसेवकपुरम आए थे। उनकी इच्छा थी कार्यशाला भी देखेंगे, तो इसलिए मैं उनको खुद दिखाने लाया और फिर यहाँ भी ले आए। इतना ही सब है। बाकी वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या रिपोर्ट देंगे, ये तो भविष्य की बात है। सर 5 तारीख को कहा जा रहा है कि पीएम आ सकते हैं। पता नहीं कौन कह रहा है, तुम ही कह रहे हो मेरे सामने। तो मेरे सामने तुम कह रहे हो। संभावनाएं हैं? संभावनाओं की बात, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आइए देखते हैं सर्वजीत सिंह की सीतापुर से एक रिपोर्ट। एएसपी राजीव दीक्षित ने कृत्य के लिए मांगी माफी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बयानी को लेकर के अपनी बात रखते हुए
पुलिस कोतवाली में जो है प्रेस वार्ता के प्रारंभ में ही बिल्कुल जब प्रेस वार्ता का एकदम स्वरूप तैयार होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, बैठना शुरू करते हैं, उसी समय कुछ बद इंतजामी को लेकर के कि सब लोग व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएं, निर्विघ्न रूप से प्रेस वार्ता शुरू हो, उसी को लेकर के बिल्कुल प्रेस वार्ता प्रारंभ मैंने औपचारिक रूप से शुरू भी नहीं किया था। उसी समय व्यवस्था को लेकर के एक कुछ आक्रोशवश मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिसको किसी को लक्ष्य करके मैंने नहीं बोले। पत्रकार समूह को तो लक्ष्य करके बोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता, सामान्य व्यवस्था के तौर पर मैंने बोले। उसको लेकर के कतिपय समाचार माध्यमों में बाइट चलाई जा रही है कि मैंने पत्रकारों का अपमान किया है, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया है। ऐसा कतई न मेरे संस्कार में है, न मेरे सेवा मुझे सिखाया गया है। भविष्य में भी कभी कोई ऐसी शिकायत किसी को नहीं हुई। मैंने पत्रकारों का हमेशा सम्मान किया, मुझे पता है उनके महत्व का, पता है उनके साथ पुलिस के समन्वय का। भविष्य में भी कोई ऐसी शिकायत का अवसर नहीं, न मेरा इरादा कुछ ऐसा था, न है और न रहेगा। हमेशा पत्रकारों को मेरे साथ सौहार्दपूर्ण संबंध ही देखने को मिलेंगे। यद्यपि अगर किसी को कुछ ठेस पहुंची है, अनायास किसी के मन को हुआ, तो उसके लिए मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूं। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे इस संदर्भ को इस रूप में लिया गया और इसका मुझे बारंबार खेद है। अगर किसी को कोई भ्रम की स्थिति हो तो इसीलिए मैंने उचित समझा कि मैं सबके सामने आकर के अपना पक्ष स्पष्ट करूं। मेरे मन में हमेशा सम्मान था, सम्मान है और रहेगा। भविष्य में मैं और सतर्क रह करके अपने आप को प्रस्तुत करने में देखूंगा कि औपचारिकता और अनौपचारिकता के भेद स्पष्ट रहे। आइए देखते हैं आगरा से फैज अहमद की एक रिपोर्ट। आगरा खनन माफियाओं के बुलंद हौसले, रोकने पर सिपाही के ऊपर चढ़ाया ट्रैक्टर, सिपाही गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने पकड़े बालू लदे 7 ट्रैक्टर। थाना अछनेरा के अभुयापुर रेलवे क्रॉसिंग का मामला। तारांकन। नाम का भैया उम्र कितने आइए देखते हैं संजय सिंह की आजमगढ़ से एक रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस वालों की बात अब पुलिस वाले ही नहीं सुनते तो जनता की खाक सुनेंगे। इस पिता का दर्द सुनिए। ये लगातार 1 महीने से अपने बेटी की मिसिंग कंप्लेन करके लगे हुए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, उल्टा मामले को दबाया जा रहा है। पहले वहाँ बता देते हैं उनसे कि भाग जाओ, हम आ रहे हैं, और इसके बाद वो लोग भाग जाते हैं और ये कहते हैं कहाँ झूठ मूठ का बता रहे हो। हमारी लड़की को जो भगा कर ले गया है उसी को जो है उसी से पैसा लिए हैं। कौन भगवाया? दारा शंकर यादव, ये कौन है? कांस्टेबल हैं अंबारी चौकी के। और जब हम जाते हैं दरोगा से कहे प्रेमचंद दुबे से, तो उन्होंने कहा जैसा जिसके बारे में तुम किए हो वैसा सोचो, और वो भी नहीं जाते हैं। और हम जो है हम अपनी बात पूरी बता रहे हैं, पूरी बात बता रहे हैं। पिछले साल जो है जनवरी में के गुप्ता साहब थे, हमारे कोतवाल साहब यहाँ फूलपुर कोतवाल थे, और ये जो है चौकी इंचार्ज थे जो है अयोध्या प्रसाद तिवारी। ये हमारी चौकी पर ड्यूटी थी। हमको लगाए थे कि यहाँ जो है शराब बिक रहा है और शराब बिक रहा है, इसका पता लगाओ। हम 1 हफ्ते के बाद जो है उसका पता लगा के गुप्ता साहब जो इस समय जो है शहर कोतवाल हैं, इनको हमने सूचना दिया, और ये जो है अयोध्या प्रसाद तिवारी हमको लेकर के 11 बजे रात में वहाँ छापा मारा गया। ये सैदपुर गांव में वहाँ जो है फैक्ट्री मिली शराब की फैक्ट्री मिली। इसके बाद से ये दारा शंकर यादव ही चलाता था, क्योंकि इसका क्षेत्र वहाँ खंजापुर बारापुरा है, इसका क्षेत्र था, ये क्या नाम है सैदपुर। और तब से हमारे ऊपर ये जो है नाराज चल रहा है, यही जो है शराब का ठेका चलाता था। और मैं जब ये बता दिया, पकड़ा गया, तो ये जो है हमारे ऊपर हमारी लड़की को जो है 23 जून को जो है बदमाशों से भगवा दिया। आप कप्तान साहब को ज्ञापन दिए हैं, क्या कहें? और हम कप्तान साहब को ज्ञापन दिए हैं, तो वो उनको बताए हैं PRO साहब को। PRO साहब ने कहा है कि जो है हम CO साहब से बात कर लिए हैं, 4 दिन और वेट करो, 4 दिन के बाद हम जो है बरामद करवा देंगे। तो ये क्या मनबा टाइप का है जो आप जिनको बता रहे हैं? यादव जो है ये दारा शंकर यादव का काम ही यही है, शराब चलाना, ठेका जो है पैसा लेकर के ठेका लेना, किसी को जो है गायब कर देना। हमारे जान माल का खतरा इनसे है।
आइए देखते हैं सौरभ सिंह की कानपुर से यह रिपोर्ट। कानपुर कांड। इतने दिन से वादी राहुल तिवारी, जिसकी तहरीर पर रात में दबिश हुई थी, जो गायब था, अब विकास दुबे के मरने के बाद सामने आया। लेकिन घटना के एक दिन पहले की जो कहानी सुनाई, वो पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल कर गई। विकास का ये टेरर उससे थाना इंचार्ज की भी खौफ खाते थे। पुलिस की इज्जत की खातिर ये बातें अब तक बाहर नहीं आई थी। विकास दुबे ने 1 जुलाई को चौबेपुर थाना इंचार्ज विनय तिवारी को गाली दी, जिस पर एसओ साहब ने ब्राह्मण होने के नाते गंगाजल लेकर जनेऊ की कसम दिलवाई। ब्राह्मण को मत मारना। विकास दुबे नहीं माना। थाने में तो उसकी कार्रवाई 1 तारीख को साहब ने हमसे कहा आइए तुम्हारी घटना स्थल की जानकारी करने चल के। तो हम थाने गए, थाने से साहब हमको लेके गए घटना स्थल पे। तो घटना स्थल पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा और देख के कहा चलो बैठो, चलो बिकरू चलते हैं। तो हम चले गए उनके साथ बिकरू में पहुँचते ही 1 तारीख की घटना आई। पहुँचते ही उन लोग विकास दुबे के बुजुर्गों ने और हमको बहुत मारा पीटा और हमारे सीने में राइफल लगा दी। कहना इसको मार दो यशो साहब को भी बहुत हकाया, गाली गलौज की। यशो के सामने ही आपको भी मारा, यशो को भी मारा? यशो को गाली गलौज की और उनको धमकाया हड़काया। इसलिए वो और फिर यशो साहब को लगा कि ये इसको मार देगा। तो यशो साहब ने अपना जनेऊ निकाला और उनसे कहा कि भैया पंडित की इज्जत रखो लग। फिर विकास दुबे ने गंगा जल दिलाया, हमको भी दिया और यशो साहब को भी दिया। और गंगा जल दे करके और फिर उन्होंने कसम वसम खवाई। और उसके बाद विकास दुबे को भी कसम खवाई गई कि ये आप लोग इन्हें राहुल तिवारी को मारोगे नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक नहीं मारेंगे हम। फिर हमको अपने हाथे में ले गए। फिर वहाँ से हमको मतलब बैठाला हमको और हमसे सब बातें पूछी जो थी वो बातें हमने बताई उनको। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा चाहिए लो अपनी गाड़ी ले जाओ और हमसे लिखा पढ़ा लिया और गाड़ी हमको दे दी। और गाड़ी देने के बाद फिर वो मतलब चले आए। आने के बाद इतना मारा था तो यशो साहब के सामने से मार रहे हैं, तो यशो साहब को भी मतलब धमका रहे हैं। तो हम दहशत में हो गए इतना कि ये मुझे मार देगा। तो हम अपने एप्लीकेशन कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब के वहाँ से हमने अपना मतलब थाने आए। हम फिर थाने में यशो साहब ने एप्लीकेशन लिखी मेरी, लिख के एप्लीकेशन उसको उसके साथ कार्रवाई करने की वो करी। तो उसमें रात में तबीयत दी गई उसी कार्रवाई में। जब तबीयत दी गई तो तबीयत में पुलिसकर्मी इतने मारे गए। राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी पार्टी छोड़कर जा सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को किसानों की तबाही से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि वकील व परिजनों से बंदियों की मुलाकात कराई जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सेवा कार्यों से संगठन को मजबूती दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छात्र वीजा रद्द करने का आदेश वापस लिया। दुबई में ट्रेनिंग शिविर लगा सकता है बीसीसीआई। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। 5G में भारत का झंडा फहराएगी। रिलायंस टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह होगी स्वदेशी।